जब हम आज के आधुनिक शहरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि साफ सड़कें, पक्के घर, सीवेज सिस्टम और नगर योजना आधुनिक विज्ञान की देन है। लेकिन अगर हम इतिहास के परतों को थोड़ा और गहराई से हटाएं तो हमें पता चलेगा कि ये सोच बिल्कुल अधूरी है। आज से लगभग 4,500 साल पहले ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जो न केवल शहर बनाना जानती थी बल्कि शहरों को समझदारी से चलाना भी जानती थी। इसी सभ्यता को आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित और इतनी उन्नत थी कि इसे एक वीडियो में समझना संभव नहीं है। इसीलिए आज हम इसे एक श्रृंखला में समझेंगे। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पूरी कहानी जानेंगे। ये कहानी केवल ईंटों और खंडहरों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो इन शहरों में रहते थे, काम करते थे, सपने देखते थे और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये वही समय था जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव समाज प्रारंभिक अवस्था में था। लोग छोटे समूहों में रहते थे, शिकार और सीमित खेती पर निर्भर थे। लेकिन इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा समाज विकसित हो चुका था जहां लोग स्थायी शहरों में रहते थे, व्यापार करते थे और सामाजिक नियमों का पालन करते थे। इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके शुरुआती अवशेष सिंधु नदी के आसपास मिले थे। लेकिन बाद की खोज में ये साफ हो गया कि सभ्यता केवल एक नदी तक सीमित नहीं थी। ये सिंधु, सरस्वती, रावी, सतलज और अन्य नदियों के किनारे फैली हुई थी। तो आइए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला मुख्य स्थल हड़प्पा नगर की। हड़प्पा आज पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। इसी नगर के नाम पर पूरी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये खोज इतिहास की दिशा बदल देगी। मिट्टी के नीचे से जैसे जैसे शहर के अवशेष बाहर आने लगे, ये स्पष्ट होता गया कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यहाँ पकी हुई ईंटों से बने मकान थे, सीधी सड़कें थी और पूरे शहर में एक समान योजना दिखाई देती थी। हड़प्पा का नगर पहले सोचा गया और फिर बसाया गया था। यहाँ की सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस सिस्टम को आज के आधुनिक सिस्टम में ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग नगर निर्माण के विज्ञान को गहराई से समझते थे। अगर हम कल्पना करें कि हम हड़प्पा के किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें बाहर से साधारण सा मकान दिखाई देगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही हमें एक सुव्यवस्थित जीवन दिखाई देगा। घर के बीच में खुला आंगन होता था, जहाँ से हवा और रोशनी आती थी। घर के एक कोने में स्नान घर होता था, वहाँ से गंदा पानी एक पक्की नाली के माध्यम से बाहर चला जाता था। हड़प्पा के लगभग हर घर में ये व्यवस्था मौजूद थी। इसका अर्थ ये है कि स्वच्छता केवल अमीरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पूरे समाज की आदत थी। लोग सुबह अपने काम पर जाते थे, कारीगर अपनी कार्यशालाओं में काम करते थे और व्यापारी बाजार में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। यहाँ मनके बनाने वाले कारीगर थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे और धातु पर काम करने वाले कुशल शिल्पकार भी थे। हर व्यक्ति अपने काम में निपुण था और समाज का हर वर्ग एक दूसरे पर निर्भर था। आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा के सामाजिक ढांचे पर। हड़प्पा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से किसी राजा के महल या विशाल मंदिर के प्रमाण नहीं मिले और ना ही यहाँ युद्ध से जुड़े कोई प्रमाण दिखाई देते हैं। इससे इतिहासकारों का ये मानना है कि हड़प्पा समाज काफी शांत समाज था। सत्ता शायद किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से चलाई जाती थी। ये समाज अनुशासन पर आधारित था, नियम सबके लिए समान थे और शहर की योजना ये दर्शाता है कि लोग सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देते थे।
हड़प्पा केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक ऐसा जीवन जहां व्यवस्था और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण थे। आइए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे मुख्य स्थल की, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह नाम स्थानीय लोगों ने दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये स्थान किसी बड़े विनाश का साक्षी रहा है। 1922 में जब रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की, तब दुनिया एक बार फिर हैरान रह गई। ये शहर न केवल बड़ा था, बल्कि अपने समय से बहुत आगे था। यहाँ की योजना, यहाँ की सफाई और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था सब कुछ असाधारण था। मोहनजोदाड़ो का शहर दो भागों में बटा हुआ था। ऊपरी नगर में सार्वजनिक और धार्मिक या प्रशासनिक भवन थे, जबकि निचले नगर में आम लोग रहते थे। ये विभाजन दर्शाता है कि शहर केवल फैलाव के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक योजना के अनुसार बसाया गया था। मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना ग्रेट बाथ है। ये एक विशाल स्नान घर था, जिसे विशेष जलरोधी तकनीक से बनाया गया था। इसकी दीवारें और फर्श इस तरह बनाई गई थी कि पानी बाहर न जाए। इतिहासकारों का मानना है कि ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक स्नान या सामूहिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग स्वच्छता को केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं मानते थे, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से भी जोड़कर देखते थे। मोहनजोदाड़ो की हर गली के नीचे पक्की नालियां बनी हुई थी। ये नालियां ढकी हुई थीं और उनमें निरीक्षण के लिए एक विशेष ढक्कन लगाए हुए थे। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पहले एक छोटे सोख्ता गड्ढे में जाता था और फिर वहां से मुख्य नाली में प्रवेश करता था। इसका अर्थ ये है कि गंदगी सीधे सड़कों पर नहीं बहाई जाती थी। ये व्यवस्था बताती है कि मोहनजोदाड़ो में रहने वाले लोग केवल अपने घर की सफाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे शहर की स्वच्छता को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी मानते थे। ये सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, बल्कि पूरे समाज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए केवल इमारतों को देखना पर्याप्त नहीं है, हमें वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को भी महसूस करना होगा। खुदाई में मिली मूर्तियाँ, खिलौने और घरेलू वस्तुएं हमें ये बताती हैं कि यहाँ पारिवारिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। मिट्टी से बने खिलौने, गुड़िया और पशुओं की आकृतियाँ ये संकेत देती हैं कि बच्चे खेलते थे, हंसते थे और एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हो रहे थे। महिलाओं की मूर्तियाँ ये दर्शाती हैं कि वे समाज में सम्मानित स्थान रखती थीं। घर केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि परिवार के सामाजिक जीवन का एक केंद्र था। हालांकि मोहनजोदाड़ो एक अत्यंत उन्नत शहर था, लेकिन वह प्रकृति की शक्तियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सिंधु नदी समय समय पर बाढ़ लाती थी। खुदाई से ये पता चला कि मोहनजोदाड़ो को कई बार बाढ़ का सामना करना पड़ा। हर बाढ़ के बाद शहर को फिर से बसाया गया। पुराने घरों के ऊपर नए घर बनाए गए। इसका अर्थ ये है कि लोग हार मानकर शहर को छोड़कर नहीं चले गए, बल्कि हर बार नई शुरुआत की। ये उसके साहस और सामूहिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। लेकिन बार बार की बाढ़ ने धीरे धीरे शहर की संरचना को कमजोर कर दिया। कृषि प्रभावित हुई, व्यापार में बाधाएं आई और लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर हो गई। कुछ लोग इसे आर्थिक और सामाजिक कारणों से जोड़ते हैं। ये तो स्पष्ट है कि ये सभ्यता अचानक से नष्ट नहीं हुई। ना कोई बड़े युद्ध के प्रमाण हैं और ना किसी बड़े विनाश के संकेत। ये सभ्यता धीरे धीरे बिखरी, जैसे कोई शांत नदी सूखती चली जाए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग शायद नए क्षेत्रों की ओर चले गए, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला और इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे विलीन हो गए। आज जब हम आधुनिक शहरों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये याद दिलाती है कि एक संतुलित और व्यवस्थित जीवन ही किसी समाज की असली ताकत है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब केवल खंडहर नहीं रहे, वे हमें चुपचाप ये कहानी सुनाते हैं कि मनुष्य जब सामूहिक रूप से सोचता है तो वो इतिहास रच सकता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती हैं
तो सबसे उन्नत सभ्यताएं भी समय के साथ पीछे छूट जाती हैं। आज हमने सिंधु सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की शुरुआत को समझा। अगले भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगरों धोलावीरा और लोथल की कहानी जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता इतनी विविध क्यों है। अगर आपको इतिहास की ये परतें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।